आज के दौर में 3 चीज़ें हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। नंबर 1, कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हम बीमार गिरते हैं, हमें अलग अलग नमूने के लक्षण आते हैं। नंबर 2, रेमडेसिविर, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है दुनिया भर में। ये ऐसा क्या करता है, कैसे वायरस का एक खात्मा करता है, कहाँ पर जाकर ये अपने शरीर में काम करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, वो दवाइयाँ कौन सी हैं जो एक कोविड की बीमारी में काम में आती हैं और वो जिस्म में हमारे कहाँ पर कैसे काम करती हैं। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी आज की डेट में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई रोकथाम और सावधानी को लेकर कोविड में बात कर रहा है कि मास्क अप्लाई करो, सैनिटाइजेशन यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये सबको मालूम है। लेकिन काफ़ी कम लोगों को मालूम है कि ये बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि वायरस जिस्म में जाने के बाद में आखिर इंसान को बीमार कैसे करता है, ये हमारे पार्ट्स को ख़राब कैसे करता है, लक्षण कैसे आते हैं। और दूसरी चीज़ जो लोगों को कम मालूम है कि ये जो इसमें दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि रेमडेसिविर वगैरह, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स वगैरह, ये कैसे काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक विषय पर एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों के नॉलेज में बढ़ोतरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम समझने के लिए कुछ डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको डायग्राम्स पर ये समझाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोरोना वायरस है, ये उसका न्यूक्लियर प्रोटीन या mRNA है। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये उसका कैप्सूल है, और ये जो माचिस के तेलियों जैसे जो प्रोजेक्शंस है ये स्पाइक प्रोटीन्स बोलते हैं इसे। इन्हीं स्पाइक्स की वजह से ये सेल्स को जाकर चिपकता है। अब ये समझेगा कि वायरस हमारे जिस्म में कैसे घुसता है। इसके 2 रास्ते हैं दोस्तों। नंबर 1, नाक, मुंह और आँख के ज़रिए। जब कोई इन्फेक्टेड बंदा छींकता या खांसता है तो उसके मुंह से निकलने वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या थूक के ज़र्रात 7 से 6 मीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, और इस फासले में अगर कोई इंसान आता है कांटेक्ट में तो वो डेफिनेटली संक्रमित या इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसी तरह से ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जब कोई सरफेस पर पड़ते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पलंग वगैरह, और वहाँ पर कोई आदमी टच करता है हाथ से, और वही हाथ जब अपने मुंह, कान, नाक के पास ले जाता है तो उसके भी चांसेस इन्फेक्शन के काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका जो दूसरा रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फीको ओरल रूट, यानी कि लैट्रिन और संडास बाथरूम के ज़रिए भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। इन्फेक्टेड पेशेंट्स ने अपने लिए खुद का सेपरेट बाथरूम और लैट्रिन का इंतज़ाम करना चाहिए 9 से 10 दिन तक। उसके बाद में वो आम कॉमन लैट्रिन यूज़ कर सकता है। इसमें जो इन्फेक्टेड पेशेंट रहता है 3 महीने तक वायरसेस उसके लैट्रिन में पास होते हैं। ये रिसर्च से ये बात साबित है। एक बार जब कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये जो वायरस है ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद में लंग्स का एक पार्ट होता है जिसे अल्वियोलस कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये आप देख सकते हैं, ये अल्वियोलस है, ये लंग्स है। ये वायरस यहाँ से लंग्स में आया और ये उसका आखिरी पार्ट अल्वियोलस है। गैसेस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म यहाँ पर होता है, इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है उस पर फिंगर लाइक बाल, अपने बालों के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहाँ पर ये कोरोना वायरस अटैच करेगा, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये कोरोना वायरस है, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट है। जैसे मैंने पहले बताया, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट पर ये वायरस अटैच करेगा। इस टाइप 2 न्यूमोसाइट पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ACE2 रिसेप्टर्स कहते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स। ये मान लीजिए ये गेट है, ये डोर है जहाँ पर ये वायरस अटैच करेगा और ये सेल के अंदर जाएगा। जब ये वायरस यहाँ पर अटैच करेगा तो ये अपना जो RNA है वो इस टाइप 2 न्यूमोसाइट के अंदर डाल देगा। बाकी के जो स्पाइक प्रोटीन्स है और जो बाकी के जो कैप्सिड है वो बाहर ही छोड़ देगा। अब जो RNA जो न्यूमोसाइट के अंदर आ गया है टाइप 2, वो 2 काम करेगा। नंबर 1, उस पर RDRP यानी कि RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की एक्शन होगी, और इस सिंगल RNA के सैकड़ों कॉपीज़ तैयार हो जाएंगे, जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये mRNA आ गया है इस वायरस से, RDRP ने उस पर एक्शन किया, मल्टीपल कॉपीज़ उसने तैयार कर दिए mRNA के। दूसरा क्या होता है कि जो mRNA है ये जाकर राइबोसोम को मिलता है। राइबोसोम इसके
बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि कैप्सिड और स्पाइक प्रोटीन्स वगैरह तैयार करता है एक एंजाइम प्रोटीजेस की मदद से। ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और प्रोटीजेस ये हर सेल में मौजूद होते हैं। तो ये दो एंजाइम्स की वजह से इस न्यूमोसाइट के अंदर इस वायरस के बहुत सारे पार्टिकल्स वायरल आरएनए के नए आरएनए कॉपीज़ की शक्ल में और दूसरे पार्ट्स की शक्ल में मौजूद रहते हैं, पाए जाते हैं। बाद में ये नए आरएनए ये नए अदर पार्ट्स से जाकर मिलते हैं और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि नए मल्टीपल कोरोना वायरसेस बनकर तैयार हो रहे हैं। एक कोरोना वायरस आया और उसने जो है सेल पर कब्जा कर लिया, सेल फैक्ट्री पर, और वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर सैकड़ों करोड़ों लाखों तादाद में वायरसेस तैयार हो गए। अब यहाँ से हम फिर से पहले डायग्राम पर जाएंगे। अब जो नए वायरसेस इस न्यूमोसाइट के अंदर आए हुए हैं वो न्यूमोसाइट से बाहर आते हैं और हमारे प्रतिकार शक्ति या हमारी रक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस नाम के सेल्स वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोफेजेस आ गए नए वायरसेस आने के बाद में, और ये इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा जैसे केमिकल्स वहाँ पर तैयार करते हैं। ये जो केमिकल्स तैयार होते हैं माइक्रोफेजेस से निकलकर इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, ये कैपिलरी खून की नाली है जो खून लेकर जाती है एल्वेलस के जो बाजू में है, इस पर काम करता है। इस पे इसके दो एक्शन होते हैं। नंबर एक, ये खून की नाली को ढीला करेगा जिसे वासोडाइलेटेशन कहते हैं, और दूसरा इसमें से प्लाज्मा को लीक आउट करेगा, यानी कि ब्लड में से प्लाज्मा लीक आउट करेगा, जिसे कि इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो दोस्तों उससे होगा क्या कि ब्लड में का एक्स्ट्रा पानी अल्वेलस के बाहर आकर इंटरस्टिशियम में काफ़ी जमा हो जाएगा। उसकी वजह से अल्वेलस पर दबाव पड़ेगा जहाँ पर गैस एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है, और वो पानी अंदर घुसेगा और उसको दबाएगा। उसकी वजह से अल्वेलस पर सूजन आएगी। जब ये ग्रॉस सीवियर लेवल पर होता है तो एक बहुत बड़ा लंग का पार्ट जो है सूज जाता है, जिसे ही हम गंभीर निमोनिया या ARDS कहते हैं, जो कि अक्सर मृत्यु का कारण होता है। ARDS हो जाता है। तो ये एक रूट हो गया। दूसरा, इस कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से होता क्या है कि ये अल्वेलस को ये प्रेस करता है लंग यूनिट जो गैसेस एक्सचेंज यूनिट को, उसकी वजह से कुछ पार्ट अल्वेलस का कोलैप्स हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज हो नहीं पाता ठीक से, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। ऑक्सीजन का प्रमाण SpO2 जो हम देखते हैं फिंगर प्रोब पर पल्स ऑक्सीमीटर से, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दम लगता है, सांस लगती है, उसका हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट, सांस की रफ्तार बढ़ती है। तो इस तरह से ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा ये खून की नालियों को फैलाकर उसमें से प्लाज्मा लीक आउट करके, जिसे लीकिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, एक तो अल्वेोलार एडिमा करेगा ARDS, या फिर अल्वेोलार कोलैप्स करेगा और हाइपोक्सिया करेगा। यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहूँगा कि जब प्रोसेस बहुत सीवियर होती है अक्रॉस बोथ द लंग्स, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है फ्रेंड्स। उसकी वजह है कि पानी काफ़ी बाहर आ जाता है ब्लड में से, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से खून का रिटर्न हार्ट को कम जाता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है, और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, और पेशेंट शॉक में चले जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। और शॉक में जाने की वजह से उसके किडनी, लीवर, ब्रेन और बाकी के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो अच्छी तरह से उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकता, और वो धीरे धीरे से काम करना बंद कर देते हैं लीवर और किडनी, जिसे मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। ये भी एक मृत्यु का, डेथ का एक वन ऑफ द रीज़न है। अब यहाँ पर जब मैक्रोफेजेस जब आते हैं तो हमारे न्यूट्रोफिल्स भी मैदान में लड़ाई के लिए उतर जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स दुश्मन से लड़ने के लिए यहाँ पर अल्वेलस में आ गए, और वहाँ पर कुछ रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पेसीज और प्रोटीजेस एंजाइम्स उस वायरस को ख़त्म करने के लिए तैयार करते हैं। होता क्या है कि वो इतनी ज़्यादा मिकदार में बना देते हैं कि खुद अल्वेलस को ही उससे डैमेज हो जाता है। हम अक्सर पेशेंटों को जो देखते हैं बुखार आता है तो उसकी वजह है इंटरल्यूकिन 1 जो कि हाइपोथैलेमस पे काम करता है और पेशेंट को फीवर आता है। तो दोस्तों इसके साथ में जब ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, लंग में कि अल्वेलस काफ़ी हद तक डैमेज, निमोनिया हो जाता है, तो पेशेंट को स्पूटम और कफ आ जाता है। तो यही लक्षण हम देखते हैं कि पेशेंट को बुखार आती है, बलगम कफ खांसी होती है, उसको दम लगता है। तो ये क्लासिकल ट्रायड है कोविड का कि खांसी, बुखार, बलगम और दम का लगना। इसी बिना पर हम कोविड सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट में। तो इसके अंडरलाइन मैंने इसकी पैथोफिजियोलॉजी या इसके अंडरलाइन आपको मैकेनिज़्म बतलाने की कोशिश की कि होप के ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि इसमें जो दवाइयों का जो ऑप्शन है, ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस बीमारी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कैसे काम करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि ये जो वायरस है ACE2 रिसेप्टर की मदद से निमोसाइट में घुसने की कोशिश करता है। तो हमारे पास ऐसी कोई दवाई हो जो इस रिसेप्टर को, इस वायरस को अटैच होने से रोकती है, तो वो दोस्तों दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन सल्फेट, जो कि ACE2 रिसेप्टर्स पर काम करती है और इस वायरस को इस पर अटैच नहीं होने दी जाती। ये बड़े पैमाने पर हमारे देश में, एशियन कंट्रीज़ में, बल्कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल हो रही है आज की डेट में। उसी तरह से ये जो वायरस का जो RNA मल्टीप्लाई करके पॉलीमराइजेशन के ज़रिए मल्टीपल RNA कॉपीज़ बनाता है, तो अगर कोई दवाई रहती है जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, उसको इनिबिट करती है, तो ये बहुत उपयोगी और बहुत ये सक्सेसफुल होगा। तो वो है दवाई दोस्तों रेमडेसिविर, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है। आजकल काफ़ी उसका शॉर्टेज है। आजकल हर बूढ़ा जवान, मैं कहूँगा कि आज की सदी में अगर कोई दवाई कोई फेमस है तो वो हो गई है, तो वो है रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर का दोस्तों जो काम करने का तरीका है वो अच्छे से आप समझ लीजिए कि वो ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। रेमडेसिविर जो है ना, ये RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से RNA के मल्टीपल कॉपीज़ बन नहीं पाते, वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी दवाई है, बहुत लोगों की लिए काफ़ी ये कारामद साबित हुई है और इसको काफ़ी रिसर्च में भी इसको अप्रूवल मिला है आज की तारीख में। उसी तरह से ये जो दूसरे पार्ट्स बनते हैं इस वायरस के राइबोसोम में प्रोटीसेस की वजह से, एक रेटोनाविर नाम की दवा है जो कि बेसिकली एंटी HIV ड्रग है। वो इस एंजाइम को ब्लॉक करता है प्रोटीसेस को, जिसकी वजह से अदर पार्ट्स वायरसेस के बन नहीं पाते। तो ये रेटोनाविर इस तरह से मदद करेगा इस बीमारी में। हमने देखा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन किस तरह से मदद करेगा और ये भी देखा कि रेमडेसिविर किस तरह से मदद करेगा। तो यही वो दवाइयाँ हैं जो कोविड में असरदार हैं, जो हेल्प कर रही हैं, जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक में कुछ बात स्टेरॉइड्स के बारे में कहूँगा कि दोस्तों ये जो इन्फेक्शन होता है कोविड का, ये हमारी प्रतिकार शक्ति और हमारा इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को काफ़ी उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से एक जिस शरीर के अंदर एक भड़काऊ प्रक्रिया या क्या कहेंगे हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट बॉडी में आ जाती है। तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का, ख़ास तौर पे मीथिल प्रेडनिसोलोन का काफ़ी ज़्यादा रोल रिसर्च में साबित हुआ है। जिन लोगों को मीथिल प्रेडनिसोलोन रेमडेसिविर के साथ में दिया जाता है शुरुआत के पहले 5 दिन के अंदर, तो काफ़ी पेशेंट्स में अच्छी रिकवरी देखने में आ रही है। करता क्या है मीथिल प्रेडनिसोलोन के इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। उसी तरह से ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को स्टेरॉइड्स जल्दी मिलता है तो उन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस या ARDS में जाने के चांसेस कम रहते हैं। कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली भड़काऊ प्रक्रिया, ये हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेंटिलेटर पर पेशेंट चले जाता है। तो उनके लिए टोक्लिज़ुमैब करके एक दवाई आती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, वो इंटरल्यूकिन 1 को ब्लॉक करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 को। तो वो टोक्लिज़ुमैब देना पड़ता है। ये बहुत सीवियर केसेस में, जो बहुत एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में होते हैं, उन लोगों में दी जाती हैं। तो दोस्तों यही सब दवाइयाँ थी जिनके बारे में मुझे बताना था। मुझे ब्रॉडली मोटे तौर पे 2 चीज़ें आपको समझानी थी। नंबर 1 कि कोरोना वायरस हमारे जिस्म में जाकर क्या खेल खेलता है, क्या लक्षण लाता है, क्यों आता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसकी वजह से, और दूसरा दवाइयाँ, ख़ास तौर पे रेमडेसिविर और दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो कैसे शरीर में काम करती है, कैसे इस वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। तो मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के दौर में इससे ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और अन्य विषय पर बात करने के लिए कोई अगली डेट और अगली तारीख को। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, होप एवरीथिंग विल बी फाइन सून। थैंक यू।